नमस्कार। चलिए फिर वंदनास कलर पैलेट्स के साथ हम 4th डे की अपनी पेंटिंग को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे 2 कोट ऑलरेडी हो चुके थे और अब हम अपने 3rd कोट या की तरफ चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे हाईलाइटेड एरियाज़ हैं हम उनके ऊपर वर्क करेंगे। साथ ही साथ हम अपनी पेंटिंग के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जो फाइनल राउंड होता है, मतलब कि फाइनल लेयर होती है हमारी पेंटिंग की, उसमें हमें उसकी हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, उसके एनाटॉमी पे भी ध्यान देना होगा, सब चीज़ पे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर हमने नहीं बनाई थी, सिर्फ मार्किंग की थी। यहाँ अब हम इस लेयर के ऊपर हर चीज़ पे ध्यान देंगे, फीचर्स को उभारने के ऊपर भी, डेप्थ के ऊपर भी, कहाँ शाइन आ रही है, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ शेडोज़ हैं, कहाँ हाफ टोन्स शेडोज़ हैं, सब हर एक चीज़ की बड़ी बारीकी से करेंगे हम। और इसमें सिर्फ इसी चीज़ पे ही टच करना है हमें। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे फेस के ऊपर हमें पेंट करना है, पोतना है, नहीं, वो नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, जो हमारा रेफरेंस पिक्चर है उसको देख कर हर जगह उस जगह पर उसी तरह से शेड्स को डालते चले जाएंगे। जहाँ पे हमें लाइट लग रहा है, जहाँ लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा है, वहाँ हम उसे लाइट करते चले जाएंगे, क्योंकि उस पर वाइट का टच लेके और उसको हम वाइट शेड देते चले जाएंगे। अब जैसे ये हिस्सा है, इस बच्चे का लटका हुआ है, इस जगह पे शाइन आ रही है। जब फेस किसी जगह से उभरा हुआ होता है तो वो नेचुरली ब्राइट हो जाता है, थोड़ा सा वाइट हो जाता है, उसका शेड लाइट शेड हो जाता है। तो ऐसे पे हम केवल उतने ही एरिया के ऊपर हम लाइट करते चले जाएंगे। जैसे अब यहाँ इसके गालों पे भी वही है कि उसके गाल उभरे हुए हैं, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके गाल ऑब्वियस है चबी चबी से होंगे, और जब चबी से होंगे तो उसके ऊपर क्या होगी, लाइट पड़ेगी, लाइट का इफ़ेक्ट आएगा और वहाँ का जो शेड है वो लाइट हो जाएगा। ये नॉर्मल भी हमारी एनाटॉमी कहती है और इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो हम इसके केवल इसी एरिया को जो है लाइट करेंगे। देखिए मैं केवल इतने से एरिया को, और इसकी ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने, क्योंकि इसकी एजेस जो होती हैं उसे हमें बिल्कुल ब्लेंड कर देना चाहिए अच्छी तरह से। जितने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जाएगी उतना ही वो नेचुरल इफ़ेक्ट दे देगा। तो मैं तो हाथ का यूज़ कर रही हूँ, वैसे आप ब्रशेज़ का यूज़ भी इस ब्लेंडिंग के लिए कर सकते हैं। फ़ैन ब्रश बाद में हम इस पर मार देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से मर्ज हो जाए और उसका जो ग्लेयर है वो ख़त्म हो जाए थोड़ा सा। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मर्ज कर दीजिए आप। मैं कई बार इस मर्जिंग के लिए कुछ मैं ब्रशेज़ ऐसे रखती हूँ जो कि ब्रशेज़ मेरे ख़राब हो जाते हैं, जिनके ब्रशेज़ फैले से हो जाते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसके ब्रशेज़ सख्त होंगे तो लाइंस पड़ जाएंगी उसके ऊपर। लेकिन अगर सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं लेकिन फैले हुए हैं, वैसे काम नहीं आते हैं, तो इसको आप मर्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको हल्का हल्का मारिए, इसके ऊपर लगाइए तो वो सारा बहुत अच्छी तरह से कलर मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको, अब देखिए जैसे लिप्स हैं, लिप्स पे कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ ज़रा सा हल्का सा, देखिए हमने ज़रा सा ये लाइट का टच दिया और लिप्स जो हैं वो नेचुरल या रियलिस्टिक लगने लगे। ऐसे ही उभार आता चला जाएगा जैसे जैसे हम एक एक स्ट्रोक अपना देते चले जाएंगे। बिल्कुल जहाँ पे लाइट शेड आना है वहाँ लाइट शेड देना है, और उससे जहाँ लाइट शेड होता है उसके बिल्कुल लगा हुआ ही हाफ टोन होती है, उस एरिया को हाफ टोन कहते हैं। और जहाँ डार्क हो गया तो वो बिल्कुल डार्क। तो उसी तरह से हम इसमें शेड्स भरते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम इसमें शेड्स भरेंगे वैसे वैसे वो फीचर्स जो हैं वो उभर के आना शुरू हो जाते हैं, फीलिंग आने लगती है, एक 3D लुक आने लगता है। 3D लुक तभी आता है जब आप वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे, क्या कहाँ पे आपको कैसी वैल्यू देनी है। और वो आप कुछ नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन का खेल है। आप जो आपका रेफरेंस पिक्चर है उसको गौर से देखिए, बिल्कुल उस जगह पे जितने शेड आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं, उसे पैलेट पे बनाइए और उसको उसी तरह से देते चले जाइए।
यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, आपको कैसे कई बार हम जब पिक्चर बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इस जगह पे देना है, कहाँ देना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा आगे हो गया, कहीं कि थोड़ा सा पीछे हो गया। अगर ऐसा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाएगा तो वो शेप चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने आइज़ को ट्रेंड करना होगा इस बात के लिए कि आप एग्जैक्ट उसी जगह पर उस शेड को दें, तभी आपके फीचर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। चलिए, ये तो एक पोर्ट्रेट नहीं, ये नॉर्मल पेंटिंग है, इसमें अगर थोड़ा बहुत फीचर्स इधर उधर हो गए तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें अगर बनानी होती है, तो हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आइज़ की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आइज़ की ट्रेनिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको किसी एक दिन ज़रूर आपको बताऊंगी, मैं किस तरह से आइज़ को ट्रेंड किया जाता है पेंटिंग करने के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने ये इस वाले ब्रश से मैं इसको कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल हल्का मेरा ब्रश है जो कि जिसके ब्रिसल्स फैले हुए थे, उसी को से मैं हल्का हल्का इसको मर्ज कर रही हूँ। साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट पड़ रही है, और लाइट का इफ़ेक्ट देने से उसकी जो नाक थी वो पहले जो सीधी सीधी चपटी चपटी सी लग रही थी, 2D लुक आ रहा था, उस पर एकदम से 3D लुक आने लगा। तो कि जब हम रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब रियलिस्टिक इन द सेंस कि जो मैं पिक्चर बना रही हूँ वो पेंटिंग ना लगकर फोटोग्राफ लगे, जिसे कहते हैं 3D लुक लगे, तो उसके लिए और कुछ नहीं, हमें केवल वैल्यूज़ का ध्यान देना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ वही दें जो हमारी रेफरेंस पिक्चर के अंदर है। जहाँ पे थोड़ा भी हाफ टोन है वहाँ उसी तरह से शेड ले लें, बिल्कुल उसको लाइट करके ले लें। देखिए, ये अब हमारी बारी आ जाती है आँखों पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले शेड ब्लैक का तो दे दिया था, अब तो हल्की हल्की हमें इसमें लैशेस हम ये निकाल रहे हैं बच्चे की। तो लैशेस करने के लिए मैंने बिल्कुल 0 नंबर का ये राउंड ब्रश लिया है, और इससे धीरे धीरे हम लैशेस निकाल देंगे। ये दूसरी आँख में भी इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हल्का सा ब्रश मारने से उसकी लैशेस दिखानी है, और बहुत थोड़े से उससे दिखाई दे जाएगा। ये क्योंकि हमें उसकी आँखों में पानी भी दिखाना था, मतलब आंसू भी दिखाने हैं, तो उसी हिसाब से हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। एक एक स्ट्रोक से जो है आप देखिएगा कि ये तस्वीर निखरती चली जाएगी। अब जैसे इसकी आइज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा शेडो आ रही है, तो शेडो दिखाने के लिए क्या किया हमने, ऊपर के हिस्से पे थोड़ा सा हम इसको लाइट कर देंगे। यहाँ पे लाइट दिखाएंगे, मतलब लाइट आ जाएगी, तो अपने आप जो उसका निचला हिस्सा है वो शेडो नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको लाइट वैल्यूज़ थोड़ी सी दे दी। ये जो ब्रश मैंने लिया है ये आर्ट एसेंशियल का है, 0 नंबर का ब्रश है, लेकिन ये मैंने वाइट ब्रिसल्स वाला ब्रश ले लिया जो कि थोड़े हार्ड हैं ऑयल पेंटिंग के हिसाब से। ऑयल पेंटिंग में सॉफ्ट ब्रशेस अच्छे रहते हैं थोड़े, ये हार्ड ब्रशेस जो हैं थोड़े वाइट ब्रिसल्स वाले, ये शायद चारकोल के लिए ठीक है। अब देखिए, इसको मर्ज करने के लिए मुझे जो ना ये सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना पड़ा, क्योंकि जो हार्ड ब्रिसल्स थी उसकी वजह से स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे थे, और मुझे स्ट्रोक्स दिखते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं किसी भी पेंटिंग में। जब तक बिल्कुल ब्लेंडिंग अच्छी तरह से ना हो कलर की, वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट उसी तरह से स्ट्रोक्स वाली पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब इसमें स्ट्रोक्स साफ दिखाई दे रहे होते हैं, बट मुझे वो नेचुरल सा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि उनकी पेंटिंग्स नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरा अपना टेस्ट जो है वो नहीं है, वो मुझे ब्लेंड करा हुआ बिल्कुल वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो अब मैंने आपसे बताया था कि इसमें करेक्शंस हमें साथ साथ करनी पड़ेंगी, तो जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है पिक्चर, तो यहाँ हुडी में मुझे लगा कि इसका जो शेप है वो सही नहीं है, तो हुडी की थोड़ी शेप सही करनी पड़ेगी अब हमें।
ये इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेट करके होएगी, जिससे कि क्योंकि उसका फिश उसका हुडी के नीचे के जो हाफ टोन्स भी हमें थोड़ा सा दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। ये शैडोज़ जो पड़ रही हैं हुडी की, वो ये देखिए इस तरह से आइज़ के पास में थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा इन शैडोज़ को दिखाने के लिए, क्योंकि हुडी के अंदर की डेप्थ दिखानी है। अभी भी मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है। और ऐसे ही नीचे इसके गाल के पास भी यहाँ थोड़ा सा हम डार्क वैल्यूज़ को देंगे थोड़ी सी। ये जो है मतलब इसको बेसिकली हम इस समय एक एक चीज़ को बस यही देखते जाते हैं कि कहाँ पे हमारी कोई कमियां रह गई हैं, मतलब कि जहाँ पे हमें अपना थोड़ा डार्क या लाइट वैल्यूज़ को इन्हेंस करना है, ताकि वो पिक्चर इन्हेंस मतलब उसकी 3D लुक उसके अंदर आता चला जाए। तो जहाँ जहाँ भी अपनी पेंटिंग की ड्राइंग में गड़बड़ लगती है वो हम इस समय करेक्ट करते चलते जाते हैं अपनी थर्ड और फाइनल लेयर के ऊपर। अब इस बच्चे के हम आंसू भी बनाने हैं, तो पर पहले मैं इसकी ज़रा सा ये हुडी का पूरा अच्छी तरह से शेप दे दें। एक करेक्शन पूरे अच्छी तरह से कर दी जाए इसकी। आंसू बनाने के लिए पहले हमने थोड़ा सा डार्क ग्रे को लिया मैंने और उससे एक उसकी शेप बना दी है डार्क ग्रे से, आउटलाइन बनाकर। और फिर थोड़ा सा हमें उसमें उसको और डार्क करना पड़ेगा। इससे से आउटलाइन बना ली। अब उसके अंदर हल्का हल्का हम जहाँ जहाँ पे ग्रे टोन आ रही है वहाँ कर देंगे और साइड्स में उसके थोड़ा डार्क शेड देंगे। जो लास्ट की लाइन है वो थोड़ी सी डार्क देने से क्या होगा, वो डेप्थ दिखाई देगी उसकी आंसू की। और बीच में हमारा वाइट को यूज़ करके हम उसको हाईलाइट करेंगे। और आपने देखा जैसे ही मैंने वाइट कलर लगाया और उसकी वो 3D लुक आंसू का आना शुरू हो गया बच्चे के। इसी तरह से जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं वहाँ वहाँ पे हम वाइट का यूज़ करते हुए हाईलाइट करेंगे और आंसू जहाँ जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो देंगे इस तरह से। ये पेंटिंग बनाते हुए पता नहीं क्यों जब ये मैंने सब्जेक्ट चुना था उस समय भी दिल बहुत दुखा था, और इसीलिए ये सब्जेक्ट मैंने चुना था क्योंकि मुझे बड़ा बहुत सारी डेथ और ये सब सुनने के बाद में बड़ा ही डिप्रेसिव सा लगता था, और तब मेरा मन करा था ये वाली पेंटिंग बनाने का। और आज भी जब मैं इस बच्चे के आंसू बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसके दर्द को महसूस कर पा रही हूँ, वो दर्द जो अपने माँ बाप को खोने का दर्द होता है। कई परिवार ऐसे रहे जिनमें पूरा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। चलिए, अब ये बच्चे का फेस तो हमारा तैयार हो गया। अब हम आएंगे इसके डेड बॉडी के पैरों की तरफ। तो ये इसको अब हाईलाइट करना, ये हमारा इसका भी फाइनल शुरू कर दिया हमने लेयर पे काम करना। इसके लिए भी हम सबसे पहले सबसे डार्क वाला जो शेड
हमने बनाया, इसके लिए मैंने बर्न्ड सियाना और ब्लू और क्रिम्सन कलर को हल्का हल्का मिला के और उसमें फिर थोड़ा सा पर्शियन ब्लू को मिला के ये कलर मैंने बनाया है। ना ये पूरी तरह से ब्लैक है और बट थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा लाइट है, और उससे हम इसकी जहाँ जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं वो देंगे, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जो नॉर्मल आदमी होता है उसके जो पैर होते हैं वो गुलाबीपन पे होते हैं, लेकिन जो डेड बॉडी के पैर हैं उसमें जगह जगह पर चकत्ते हैं और वो ब्लैकिशनेस के साथ है, मतलब ब्लड, क्योंकि वो सूख चुका होता है अंदर का, मतलब डेड हो चुके होते हैं सेल्स, तो उसकी वजह से कालापन आ जाता है। तो हम उसी कालेपन को दिखाने के लिए मैंने ये शेड यूज़ कर रही हूँ। अभी यहाँ पे क्योंकि हमें टैग एक लटका हुआ दिखाना है, तो उसके नीचे क्या होगा, जब कोई आप टैग लटकाओगे तो आप देखोगे कि उसके नीचे शेडोज़ पड़ जाती हैं। इस पिक में भी पड़ रही हैं, इस रेफरेंस पिक्चर के अंदर। तो वो शेडोज़ दिखाने के लिए हम इसका यूज़ किया। और आपको मैं बता दूं कि इस वाले शेड को बनाने में मैंने थोड़ा सा क्रिम्सन कलर को ज़्यादा यूज़ किया है। बर्न्ड सियाना क्रिम्सन और अल्ट्रामरीन ब्लू से ही ये बनाया है। पिंच एक जरा सा डॉट मैंने इसमें सैप ग्रीन की भी डाली, जिससे कि थोड़ा और कालापन आ जाए, तो उससे ये शेड बनाया। कभी भी जब हम पेंटिंग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो शेड हमें पिक्चर में बनाना है, डालना है, अपनी पेंटिंग में डालना है, उसे कोशिश करके पैलेट पे ही पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं और चेक करने के लिए उसके ऊपर लगाकर देख लेते हैं कि क्या वो सेम शेड है या नहीं है। और पहले शेड्स बना लें और उसके बाद ही पेंटिंग करनी शुरू करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार हम साथ साथ भी अपने शेड्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि जब मैंने शुरू में इसको लगाया तो थोड़ा मुझे लगा कि ये पीलेपन पे ज़्यादा है, ब्राउनपन पे ज़्यादा है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा क्रिम्सन कलर और मिला दिया, ताकि थोड़ा मरूनिश शेड आ जाए, मतलब अनियन पिंक जिसे कहना चाहिए, अनियन वाला जो शेड है उसका डार्क शेड मुझे चाहिए था स्किन टोन का, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्रिम्सन कलर यूज़ किया है। अब इस तरह से हम धीरे धीरे इसके, अब जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है पैर के ऊपर, तो वो देखना है और उसके अनुसार ही हमें अपने कलर्स बना के पैलेट के ऊपर और उनसे इसमें स्ट्रोक्स देने। और ये ध्यान देना साथ साथ हमें अपनी ड्राइंग पे भी कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ड्राइंग भी साथ साथ हमें ठीक करनी है अपनी, कि पैर कैसे होते हैं, उंगलियों की शेप कैसे होती है, और जब उंगलियां हल्की सी लाइट एक साइड से लाइट पड़ रही है तो दूसरी साइड उसका शेड क्या होगा, उसके ऊपर क्या कलर आ रहा होगा, इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें देना होता है। तो उसके अनुसार ही आप अपने जो शेड्स हैं वो पहले ही कलर पैलेट के ऊपर बना लें, अपने रेफरेंस पिक्चर को देखकर कि वहाँ उसमें कौन कौन से शेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बना लें। थोड़ा बहुत चेंजेस उस समय भी आप कर सकते हैं जिस समय आप पेंटिंग कर रहे हो। अगर आपको लगाने के बाद, जैसे कि मुझे लगा कि ये थोड़ा कम डार्क लग रहा है, तो मैं उसमें उतना ही और मिला दूंगी। अब यहाँ पे डोरी आनी है, तो जहाँ पे भी थोड़ा सा भी शेडोज़ आ रही हैं या हाफ टोन वैल्यूज़ आ रही हैं, वहाँ पे वही वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ लाइट पड़ रही है तो इस एरिया को मुझे लाइट कलर का रखना है। देखिए इस तरह से। आप अगर
वैल्यूज़ का ध्यान रख रहे हैं और उसके अनुसार अपने स्ट्रोक्स दे रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके जो पेंटिंग है वो अपने आप ही नेचुरल होती चली जाएगी। मतलब उसमें रियलिस्टिक वो अपने आप ही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने एक रियलिस्टिक पेंटिंग बना ली। बस आपको एनाटॉमी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बड़ा बना दिया पैर और एक छोटा बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना तो ड्राइंग का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आप वो कितना नेचुरल लग रहा है ये चीज़ आपकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। आपने अगर उन वैल्यूज़ पे कंसंट्रेट कर लिया, अगर उसको आपने सही से ऑब्ज़र्व किया, सही से उसका कलर लिया, तो कई बार इसको चेक करने के लिए ना, हम वैल्यूज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये कौन सा शेड आ रहा है, तो आप क्या करिए कि एक पेपर लीजिए और पेपर के बीच में एक होल बनाइए छोटा सा, और उस पेपर को उस रेफरेंस पिक्चर पर रखकर और उस होल में से देखिए कि वो शेड कौन सा है। तो आपको आसपास के शेड क्योंकि दिखाई नहीं देंगे, तो आप उसको थोड़ा जज कर पाओगे कि ये शेड कौन सा है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं हम कि कौन सा शेड है। अब ये देखिए यहाँ डोरी आनी है, तो डोरी वाइट रंग की है। अब वाइट रंग की डोरी को अगर आप नॉर्मल ऐसे ही बना दोगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल 2D लुक आएगा। लेकिन अगर उसी डोरी के पास में आपने डार्क टोन दे दी तो क्या होगा, उसका 3D लुक आ जाएगा एकदम। यहाँ ये वो हम टैग लगाना था, क्योंकि हमें ये तो आपको पता है ना, कोविड के पेशेंट्स जितने भी होते थे उनके पैर में इस तरह से टैग लगा दिया जाता था। तो ये वही टैग है जो इस समय मैं बना रही हूँ। आपको अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होती है इस पेंटिंग्स को बनाते हुए देख के, कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या आपने किसी ने मुझे बताया ये भी कहा कि आपका जो बताने का तरीका है वो डिफरेंट है और लोगों के मुकाबले, क्योंकि आप और लोग जो कुछ और कहते हैं आप अलग बताते हो बिल्कुल। देखिए, मैं किसी स्कूल के अनुसार नहीं चलती, किसी आर्ट स्कूल के अनुसार नहीं चलती हूँ। मैं वो सिखा रही हूँ जो मैंने सीखा है। अधिकतर ये सिखाया जाता है कि फर्स्ट लेयर जो है वो थिक होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं मिला हुआ होना चाहिए, आपका ये ऑयल नहीं मिला होना चाहिए किसी तरह का, टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह। और बाद की जो लेयर्स हैं वो पतली होनी चाहिए। बट क्या होता है, जब आप परफेक्ट आर्टिस्ट हो तब आप इस तरह से कर लोगे, आप बिल्कुल बढ़िया कर लोगे। लेकिन जब आप लर्नर हो, बिगनर हो, तब अगर आपने पहली लेयर मोटी कर दी, मतलब कि थिक लेयर कर दी, आपने उसमें ज़्यादा पेंट का यूज़ किया और ऑयल कम लिया, तो क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लेयर करते हैं, क्यों करते हैं चौथी, पांचवी लेयर? क्योंकि हमें करना नहीं आ रहा होता है, हम बहुत सारी गलतियां करते चले जाते हैं। एकदम कोई परफेक्ट नहीं बनता है, तो शुरू में गलतियां होती हैं, और गलतियां होती हैं तो आप उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते चले जाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है अरे ये तो सही से बना नहीं, तो आपने फिर उसके ऊपर कुछ और कलर करते हो, फिर लगता है ये कलर अभी भी नहीं बना, चलो फिर इसके ऊपर और करते हैं। तो क्या होता है कि वो
मोटा पेंट हो जाता है और वो वक्त के साथ फिर क्रैक हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बिगनर्स के लिए कहती हूँ कि फर्स्ट लेयर जो है वो बिल्कुल पतली रखो। जितनी पतली लेयर होगी तो आपके पास ज़्यादा स्कोप होगा उसके ऊपर लेयरिंग करने का, और जितना मोटी लेयर होती चली जाती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पेंटिंग बहुत ही थिक हो जाती है और ऐसी हो जाती है कि वो उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं और उसका लुक भी डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा टेक्सचर जैसा हो जाता है कुछ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उसे पतली रखो, फर्स्ट लेयर को पतले रखो। तो मैं जो भी आपको पेंटिंग में सिखा रही हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि कि और लोग तो इसको कुछ इस तरह से बताते हैं और मैं कुछ डिफरेंट बता रही हूँ तो मैं गलत हूँ या वो सही है। देखिए, हर एक का अपना अपना तरीका है पेंटिंग करने का। अभी आप जब पेंटिंग करोगे धीरे धीरे आपके अपने, हो सकता है आप भी अपना कुछ नया तरीका निकाल लोगे। अब जैसे ये मर्ज करने का तरीका है या ब्लेंडिंग करने का तरीका है, मेरा मैं हाथ से करती हूँ या ब्रशेस की सहायता से करती हूँ, और कुछ केवल फैन ब्रश से ही उसको ब्लेंड कर लेते हैं और कुछ ब्लेंड ही नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। चलिए, अब हमारा जैसे ये दूसरे पैर पे भी आ गए हम और करते हुए बिल्कुल बस क्या है, अब हमें अपनी, वही मैंने कहा कि इसके, अब जैसे ये पैर, इसमें साइड्स जो हैं वो डार्क हैं और क्योंकि इस साइड से थोड़ा सा लाइट का एक इफ़ेक्ट आ रहा है और वो लाइट इफ़ेक्ट की वजह से जो उसके बाद में जो शैडो पड़ रही है वो थोड़ी सी डार्क है और कुछ शायद ये डेड बॉडी का में भी जो है ना, क्या कहते हैं, इस तरह से डार्क पैचेस पड़ जाते होंगे। तो इस पिक के अंदर, इस फोटोग्राफ के अंदर ये पैर इसी तरह के दिखाए गए थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा और डार्क किया है। और जहाँ जहाँ पे आप देखिए, जैसे पैरों के अंदर लाइंस होती हैं एक आध जो थोड़ी सी प्रोमिनेंट सी दिखाई देती हैं, तो वो हमें दिखाएंगे हम एनाटमी के हिसाब से ही कि वो कहाँ पर आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए। अभी हो सकता है मेरी गलत लग रही है मुझे थोड़ी सी, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एनाटमी का ध्यान भी रखना पड़ता है जिस समय हम ड्राइंग करते हैं, क्योंकि अगर एनाटमी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उस समय तो हमारी बन जाती है वो पिक्चर, लेकिन अल्टीमेटली जब हम खुद ही उस पिक्चर को जब देखते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो जो कुछ गड़बड़ होती है वो एक्चुअली होती है ड्राइंग की गड़बड़, और वो जो ड्राइंग की गड़बड़ है वो इसी तरह की गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको, क्योंकि आपको एनाटमी का नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह की गलतियां कर जाते हैं ड्रॉ करते समय कि किस जगह पे कहाँ क्या आना चाहिए, उंगली कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, फिर उनके आपस के रेशियो कितने होने चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हर एक की बॉडी का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैर की लंबी हैं तो एक पैर की छोटी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एनाटमी है कि ये तो हो सकता है कि किसी आदमी की बीच वाली उंगली लंबी और किसी की छोटी है, लेकिन होगी दोनों पैरों की एक जैसी। तो यहाँ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल लाइट वैल्यूज़ हैं हमारी, क्योंकि वो लाइट का इफ़ेक्ट इधर आ रहा था, मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने लाइट का इफ़ेक्ट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में क्या है कि इसकी जो लाइन है उसे मर्ज जरूर कर दें, उसे ब्लेंड जरूर कर दें। तो चाहे तो आप ब्रश की सहायता से इसे ब्लेंड करें और चाहे मेरी तरह उंगली से इसको हल्का सा ब्लेंड कर देंगे, तो उससे क्या हो गया, अब वो बिल्कुल नेचुरल सा आ गया। ये हल्का हल्का हम इसी तरह से जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे शेड्स इस तरह के पड़ रहे हैं, वहाँ पे हम उसको हाईलाइट करते चले जाते हैं।
इस जगह पे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शेड हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर शेड है वो हमने नहीं दिया है, तो दोबारा भी आपको ध्यान आता चला जाएगा। जैसे मुझे इस समय आया कि यहाँ पे थोड़ा और लाइट होना चाहिए था, जो मैंने दिया था वो थोड़ा उतना लाइट नहीं था, तो मैंने इस यहाँ पे और लाइट दिया है। और जहाँ थोड़ा सा डार्क होना चाहिए उस जगह पे थोड़ा और डार्क, थोड़ा और अनियन सा शेड देना था यहाँ पर इस जगह पे, तो वो अनियन का सा शेड हमने बना के यहाँ पे पैचेस देने हैं जो कि पैर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बीच बीच में। तो आज के हमारे इस पूरे सेशन में हमने आज ऑलमोस्ट अपने पैर भी कंप्लीट कर लिए हैं और फेस भी हो गया है। दो एक फाइनल टच लास्ट के लिए तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो तो एक रह ही जाता है। लास्ट में जब सूख जाएगी उसके बाद एक फ़ाइनल टच में ज़रूर कहीं ना कहीं हाइलाइट्स दिए जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इस समय अगर मैं वो हाइलाइट्स दूंगी तो क्या होगा, वो उसी में मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और वो पर्टिकुलर शेड नहीं आ पाता है। जहाँ पे बिल्कुल वाइट लाइट हमें दिखानी होती है वो हम बिल्कुल जब सूख जाएगी उसके बाद लास्ट में देंगे। अदरवाइज़ ये हमारा जो थर्ड लेयर के अंदर ही हम अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो जितना भी हमें लेयरिंग करनी है वो इसी में हम करेंगे। जहाँ पे डेप्थ दिखानी है वहाँ डेप्थ दिखाएंगे, जहाँ लाइट दिखानी है वहाँ लाइट दिखानी है, या जो भी उसकी ड्राइंग में कमी लग रही है अगर, तो वो ड्राइंग की कमी को भी पूरा करेंगे। ये देखिए अंगूठे में हमेशा यहाँ पे उभार होता है, तो वो उभार देने के लिए भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग चेंज अपनी करनी पड़ रही है। तो ये हम क्या करेंगे, हल्का सा डार्क वैल्यूज़ यहाँ पे देने से ये उभार दिखाई देने लगेगा। इस तरह से, तो इस तरह से हमने अपना ये जो सेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करूं या कुछ आपको कमियां नज़र आती हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं बिल्कुल उन चीज़ों को दिमाग में रखूँगी फिर। और अगर आपको मेरे ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर भी करेंगे तो थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक टीचर को ये पता चले कि वो ठीक सिखा भी रहा है या नहीं सिखा रहा है, या बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इसलिए अगर आप लोग किसी तरह के कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही कैसे चलेगा कि आप लोग क्या सीख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं जब सिखा रही हूँ तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके उसके बारे में ज़रूर बताएं। और कुछ आप अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, तब तक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो कि मैं किस तरह से आप लोगों को सिखाऊं। क्योंकि एक चैनल को शुरू करने का सिर्फ वजह यही होती है कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है कि मुझे सीखने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो मैं सिर्फ यही वजह थी मेरी कि मैंने ये चैनल शुरू किया हिंदी में, कि जो मैंने सीखा अपने आप इतने टाइम में वो मैं सबको आसानी से सिखा सकूं, या उनको एक कम टाइम में वो भी सीख लें, वो मेरी तरह परेशान ना हो। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। लेकिन जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, या आपको क्या सीखना है, या आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं,
तो तब तक तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। चलिए अब हम इसके बाद में अपना जो है नेक्स्ट जो रह गया है इस पेंटिंग का, जो कि कपड़ा है, उसके ऊपर काम करना रह गया है, और थोड़ा बहुत और साइड्स में और हुडी के ऊपर थोड़ा सा काम रह गया है, वो हम अपने कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। नमस्ते। इससे पहले की वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप इससे पहले के जो सेशन हो चुके हैं उन्हें उसमें देख सकते हैं, उन पर क्लिक करके। चलें, धन्यवाद।